हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज़ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, उसकी सिग्निफिकेंस, उसकी और 14 प्रिंसिपल्स जो हेनरी फेयल ने दिए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक से आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है वो ये कहता है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर दी ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस फॉर मेकिंग मैनेजरल डिसीजन मेकिंग्स। मतलब जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है ये एक गाइडलाइंस हैं जो डायरेक्ट करती हैं मैनेजर्स को इन वाइल मेकिंग एनी डिसीजंस। ठीक है, तो ये एक तरीके की गाइडलाइंस हैं, एक डायरेक्शंस प्रोवाइड करती हैं मैनेजर्स को किस लिए डिसीजन लेने में। दे आर डिफरेंट फ्रॉम प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस एज ए डील विथ ह्यूमन बिहेवियर। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस जैसे कि एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होती हैं, ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है, साइंटिफिक टेक्निक्स पे बेस्ड होती हैं। लेकिन जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड होता है? ह्यूमन बिहेवियर पे बेस्ड होता है, उनसे डील करता है बिहेवियर ऑफ दी employees or the humans working in an organization. They are different from the techniques of management. टेक्निक्स का मतलब होता है जो मेथड्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं या जो हम इनकर्ट करते हैं वेरियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। लेकिन प्रिंसिपल्स क्या हैं? ये गाइडलाइंस हैं जो हमें एक बाउंड्री बताती है जिसके विद इन हमें एक्शन लेना होता है और डिसीजन लेना होता है। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट के बारे में। अब हम अगर बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, तो इसमें पहला पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं, जो 14 प्रिंसिपल्स और जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो दी हैं टेलर ने, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। मतलब चाहे जापान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे सर्विस ऑर्गेनाइजेशन हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, हर जगह इन प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाता है मैनेजमेंट के लिए। नेक्स्ट है जनरल गाइडलाइंस। ये जनरल गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं मैनेजर्स को किसी भी मैनेजरियल प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट डिसीजन लेने में। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये कैसे फॉर्म हुए हैं? ये एक्सपीरियंसेस के बेस पे और प्लस कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो मैनेजर्स ने किए हैं ऑन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, उसके बेसिस पर ये फॉर्म हुए हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल से मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये रिजिड नहीं है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कंडीशन क्या है उस समय ऑर्गेनाइजेशन में या सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, उस हिसाब से मैनेजर्स जो है इसमें थोड़े बहुत ऊपर नीचे चेंजेस कर सकता है। जैसे डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन का प्रिंसिपल है, तो उसमें डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कहीं कहीं सेंट्रलाइजेशन है, कहीं कहीं नहीं है, कहीं कहीं डिसेंट्रलाइजेशन है, कहीं कहीं नहीं है। तो जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा उसका इन्वायरमेंट है, उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी मैनेजर्स कर लेते हैं इन प्रिंसिपल्स में। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। मतलब ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये ह्यूमन ह्यूमन बींग्स के एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर से डील करता है। ठीक है, उनके उस बिहेवियर को अंडरटेक करता है और उसको उस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करता है। राइट। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब कि ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं बिटवीन दी कॉज एंड द इफेक्ट, सो दैट जो भी सिमिलर सिचुएशंस आ रही हैं तो इन अ लार्ज नंबर ये वहाँ पर अप्लाई हो सके। मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर हम कोई भी प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो ये हमें बताता है कि उसका क्या कॉज है, उससे क्या इफ़ेक्ट हो सकता है, पॉजिटिव इफ़ेक्ट, नेगेटिव इफ़ेक्ट, न्यूट्रल इफ़ेक्ट, या कैसे वो चीज़ इफ़ेक्ट डाल सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला आ जाता है प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी। ये जो प्रिंसिपल्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये एक्सपीरियंसेस एंड ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू के बेसिस पर फॉर्म हुए हैं। तो ये एक मैनेजर्स को यूजफुल इंसाइट्स देते हैं इनटू रियलिटी, मतलब प्रैक्टिकल सिचुएशंस में। ठीक है, प्लस मैनेजर्स ये भी लर्न करता है अपने जो अपनी पास्ट मिस्टेक्स करता है उनको भी वो इजीली ओवरकम कर देता है इन प्रिंसिपल्स के थ्रू। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि कंपनी में और सोसाइटी में रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, तो अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं तो देयर विल बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज और इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जिसकी वजह से गोल्स अचीव हो जाते हैं और मिनिमम कॉस्ट होती है और मैक्सिमम बेनिफिट्स होते हैं। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। साइंटिफिक डिसीजन से मतलब है
कि ये जो भी डिसीजंस होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, फैक्ट्स पे, थॉटफुल प्रोसेस पर और जस्टिफिकेबल होते हैं। ठीक है, ये जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं, प्लस ये जो डिसीजंस हैं टाइमली भी लिए जाते हैं, रियलिस्टिक भी होते हैं और इनको हम मेजर भी कर सकते हैं और इवेल्युएट भी कर सकते हैं। तो अगर हम प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो हमको डिसीजंस लेने में ईज़ हो जाती है। किसके टर्म्स में? टाइमली हम डिसीजन ले लेते हैं, रियलिस्टिक होते हैं वो, और उनको हम मेजर और इवेल्युएट भी कर सकते हैं। प्लस ये फ्री रहते हैं किससे? बायसनेस और प्रेजुडिस से। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स। एनवायरनमेंट चेंज होता है डे बाय डे। ठीक है, कभी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, कभी पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे हैं, कभी सोशल चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम जैसे कि हमने बताया था ये प्रिंसिपल्स इतने रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो क्या है, मैनेजर्स जो हैं वो जितने भी इन्वायरमेंट में चेंजेस हैं उनको मीट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज के टाइम में ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के रिसोर्सेज यूज़ कर रही है, तो इन रिटर्न उसे भी सोसाइटी को कुछ देना होता है। ठीक है, तो जो मैनेजमेंट थ्योरी है और जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो किस पर उनका फोकस रहता है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भी उनका फोकस रहता है। चाहे कितने भी चेंजेस आ जाए, लेकिन हमेशा वो क्या कहते हैं कि इक्विटी होनी चाहिए। इक्विटी का मतलब इक्विटेबल या इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए विद दी वर्कर्स, विद दी लेबरर्स, विद दी ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर आप कस्टमर्स को वैल्यू दे रहे हैं तो आपको लेबर या वर्कर क्लास को भी वैल्यू देनी चाहिए। तो एक तरीके से क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैं वो किस चीज़ के बेसिस बन जाते हैं? मैनेजमेंट ट्रेनिंग के, एजुकेशन के और रिसोर्सेज के। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं या बहुत सारे हम कह सकते हैं ऐसे कोर्सेज हैं जैसे MBA, BBA, जो इन प्रिंसिपल्स की एजुकेशन इम्पार्ट करती है स्टूडेंट्स को, सो दैट वो ये समझ पाएँ कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं और उसके क्या यूसेज हैं। ठीक है, तो ये हमने बात करी मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें सबसे पहला जो हमारा आ जाता है प्रिंसिपल, वो है हमारा डिवीजन ऑफ द वर्क। डिवीजन ऑफ द वर्क से हमारा मतलब है जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अनटिल एंड अनलेस हम अपने वर्क को डिवाइड नहीं करेंगे तो हम अपने गोल को अकम्प्लिश नहीं कर सकते। मतलब जो भी वर्क है वो डिवाइड किस में हो जाता है? स्मॉल टास्क या जॉब में हो जाता है। मतलब एक लार्ज एक्टिविटी को, एक लार्ज गोल को अचीव करने के लिए हमें बहुत सारी स्मॉल टास्क या एक्टिविटीज़ या जॉब्स क्रिएट करनी पड़ती है और उसको हम डिवाइड कर देते हैं अमंग दी वेरियस वर्कर्स एंड दी एम्प्लॉयज़। और ट्रेंड स्पेशलिस्ट रखे जाते हैं, मतलब उस जॉब या उस टास्क के अकॉर्डिंग वो एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं एज़ पर दी क्वालिफिकेशन, जो उस टास्क को अकम्प्लिश कर सकें। ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल है कंपनी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स है, फाइनेंस, मार्केटिंग, प्रोडक्शन, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। सो इन सब में हर एक डिपार्टमेंट में स्पेशलाइज पर्सन है। मतलब ह्यूमन रिसोर्स में जिन्होंने HR से अपना MBA किया है या HR कोर्स किया है तो उससे रिलेटेड आपको स्पेशलाइज पर्सन मिलेंगे। फिनेंस में फिनेंस से रिलेटेड मिलेंगे, मार्केटिंग में मार्केटिंग से रिलेटेड मिलेंगे। तो इस तरीके से क्या है, जब डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है तो कॉम्प्लिकेटेड वर्क भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्योंकि देखिए हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर एक के अंदर हर एक क्वालिटी नहीं होती है। मैं अगर फिनेंस में अच्छी हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सेलिंग में भी अच्छी हूँ। तो सेलिंग के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? एक सेलिंग का पर्सन चाहिए होगा। तो यहाँ क्या हो जाता है, डिवीजन ऑफ द वर्क बेस्ड ऑन दी स्पेशलाइजेशन या बेस्ड ऑन दी क्वालिफिकेशंस। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी क्या है? जिसमें हम ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपने जूनियर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? एक तरीके की ऑब्लिगेशन है, ठीक है, जो आपको फुलफिल करनी होती है। ठीक है, अब जो अथॉरिटी है वो टॉप टू बॉटम फ्लो होती है। मतलब एक सुपीरियर ही तो सबऑर्डिनेट को अथॉरिटी दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो ऑब्लिगेशन है, वो बॉटम टू टॉप जाती है। अथॉरिटी दो तरीके की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, आप कौन सी अथॉरिटी उस समय फॉलो कर रहे हो। तो फ्योल ने बोला है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी या
अथॉरिटी नहीं दी। जैसे कि एग्जांपल अगर हम लेते हैं, आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको किसी एम्प्लॉय को गाइड करना है, तो आपको साथ में उसके लिए अथॉरिटी भी देनी होगी कि अगर फॉर एग्जांपल अगर वो एम्प्लॉय आपके साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, आपके पास अथॉरिटी ही नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा। तो आपको अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलनी चाहिए एज़ पर योर डेजिग्नेशन, एज़ पर योर रोल्स एंड ड्यूटीज़। नेक्स्ट अब हमारा आ जाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में मतलब आ जाता है कमिटमेंट्स का मतलब आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर एक जना आपसे कमिटमेंट कर रहा है या दो पार्टीज़ मतलब एक तरीके से अगर कमिटमेंट कर रही है तो उसको निभाना, उसको फॉलो करना, ठीक है। जैसे प्लस इसका सेकेंडरी मीनिंग क्या हो जाता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं, ठीक है, उसको फॉलो करना। डिसिप्लिन इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट विच आर नेसेसरी फॉर द वर्किंग ऑफ द organization. According to the fair, discipline requires good superior at all levels, clear and fair agreement, judicious application of penalty. ये एक तरीके का एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, ठीक है। जैसे कि अगर एग्जांपल हम लेते हैं कि मैनेजमेंट और लेबर यूनियन के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है जहाँ पर वर्कर्स कहते हैं कि वो एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे और इन रिटर्न मैनेजमेंट उनको प्रॉमिस करती है कि वो उसके वेजेस इंक्रीज़ कर देगी। तो अगर वर्कर्स एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो मैनेजमेंट को अपना कमिटमेंट जो उसने किया है कि वो वेजेस इंक्रीज़ कर देगी, वो उसे फुलफ़िल कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, दोनों लोग एक एग्रीमेंट में आए, ठीक है, उन्होंने एग्रीमेंट करा कि अगर एक्स्ट्रा टाइम वर्क करेंगे तो उनको वेजेस ज़्यादा मिलेगी। अगर आप वो अगर कर रहे हैं तो मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एग्रीमेंट क्या कहता है, तो मैनेजमेंट अपना जो कमिटमेंट है वो फुलफ़िल करे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाता है डिसिप्लिन। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का सिंपल मतलब ये है कि जो आपको ऑर्डर मिल रहा है वो एक ही बॉस से मिले। अगर आपको दो बॉस से ऑर्डर मिलता है तो उस केस में यूनिटी ऑफ कमांड वायलेट हो जाती है, मतलब यूनिटी ऑफ कमांड बिगड़ जाती है और उसको हम डुअल सबऑर्डिनेशन भी कहते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कन्फ्यूजन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए एम्प्लॉई है, ठीक है, अब उसके बॉस हैं Z एंड एक बॉस है उसका X, अब उसको जो ऑर्डर मिल रहा है वो Z भी दे रहा है, वो उसको X बॉस भी दे रहा है, तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो एक जगह कंसंट्रेशन नहीं करेगा। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब ये है कि एक ही बॉस होना चाहिए जो ऑर्डर दे किसको, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, ठीक है। दो सुपीरियर्स नहीं होना चाहिए, एक सुपीरियर होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यूनिटी ऑफ एक्शन डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यूनिटी ऑफ एक्शन प्लस कोऑर्डिनेशन, ये दोनों चीज़ें इन्वॉल्व करता है, ठीक है। मतलब अब जो भी यूनिट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की, वो जो सेम ऑब्जेक्टिव है उसी के लिए ही उनको वर्क करना चाहिए। मतलब जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ डायरेक्शन होना चाहिए। जो एफर्ट्स लगा रही है ऑर्गेनाइजेशन, उनका डायरेक्शन एक ही तरफ होना चाहिए। वो कहाँ होना चाहिए, कॉमन गोल। जैसे कंपनी का कॉमन गोल क्या है कि नेक्स्ट ईयर उसको अपनी ग्रोथ करनी है बाय 10%। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो वर्क करेंगे किसके लिए, फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट 10% ग्रोथ रेट बाय द नेक्स्ट ईयर। तो ये हमारा हो जाता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, मतलब जो एम्प्लॉय के इंडिविजुअल इंटरेस्ट होते हैं, जैसे उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट, ठीक है, उसके उसको पर्क्स देना, उसको इंसेंटिव्स देना, वो सबऑर्डिनेट हो रहे हैं किससे, जनरल इंटरेस्ट से। मतलब यहाँ पर फेयोल ने ये कहा है कि अगर एक एम्प्लॉय कहता है कि उसको वर्किंग आवर लेस चाहिए, मतलब वो 8 आवर्स की वर्किंग नहीं कर सकता, उसे 6 आवर्स वर्किंग टाइम चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, उसका इंडिविजुअल इंटरेस्ट सबऑर्डिनेट हो रहा है जनरल इंटरेस्ट से। क्यों, क्योंकि वो एक जने की वजह से बाकी लोगों का भी टाइम नहीं कम कर सकता, ठीक है। अब 8 घंटे काम अगर नहीं हुआ तो कंपनी गोल अचीव नहीं कर पाएगी, उसे पता है। तो वो अगर वो उस एक एम्प्लॉई का टाइम रिड्यूस कर देती है, 8 से 6 घंटे कर देती, तो उसको बाकी एम्प्लॉइज़ का भी करना पड़ेगा। अदरवाइज़ बाकी एम्प्लॉय क्या करेंगे, वो या तो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देंगे या कंप्लेंट कर देंगे या काम सही से नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो है, मतलब एक जने का इंटरेस्ट जो है वो सबऑर्डिनेट हो रहा है किससे, जनरल इंटरेस्ट से। मतलब एज अ होल देखा जा रहा है, ना कि एक जने का इंटरेस्ट या एक जने का बेनिफिट देखा जा रहा है,
ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़। रेम्यूनरेशन ऑफ द एम्प्लॉयज़ का यहाँ पे रेम्यूनरेशन का मतलब आ जाता है पे या कंपनसेशन। जो भी एम्प्लॉयज़ को पे मिले, कंपनसेशन मिले, वो फेयर होनी चाहिए और जिस हिसाब से वो वर्क कर रहा है या जिस हिसाब जब उसने ज्वाइनिंग करी होगी उस समय जो भी उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उस हिसाब से उसको पे मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैनेजर है वो कह रहे हैं कि मैं आपको 30,000 पर मंथ पे रख रहा हूँ, लेकिन वो दे आपको एट द एंड ऑफ द डे वो आपको दे रहा है 25,000 पर मंथ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए वो जस्ट होनी चाहिए, इक्विटेबल होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा, जो भी रिलेशनशिप है बिटवीन द मैनेजर्स एंड वर्कर्स वो अच्छा रहेगा और एटमॉस्फेयर ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन वर्ड से मतलब है सेंट्रल, मतलब मिड में। अगर जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो सेंट्रलाइज्ड है, मतलब एक ही जगह है, एक ही पॉइंट पर है, तो उसका मतलब हो जाता है सेंट्रलाइजेशन। वही अगर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी हम डिवाइड कर देते हैं अमंग दी वेरियस लेवल्स, जो हमने 3 लेवल्स पढ़े थे, उसमें अगर हम डिवाइड कर देते हो तो हम उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। तो फ्योल ने कहा है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना चाहिए। अब कंपनी क्यों डिसेंट्रलाइज कर देती है पावर्स को? वो इसलिए भी कर देती है क्योंकि जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो ताकि अपने मेन जो उनके हेड्स हैं उन्हीं पर फोकस कर सके। अगर वो छोटी छोटी चीज़ों पर भी फोकस करेगी तो वो मेन जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी उन पर फोकस नहीं कर पाएगी। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, कुछ जो इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ होते हैं या जो कैपिटल इंटेंसिव नेचर के डिसीजंस होते हैं उसकी पावर तो वो अपने पास रखती है टॉप मैनेजमेंट, और बाकी जो छोटे मोटे काम होते हैं या फिर जिसमें ज़्यादा कैपिटल या ज़्यादा एनर्जी या ज़्यादा रिसर्च यूज़ नहीं होती है, तो उन इश्यूज़ के लिए वो कुछ पावर या कुछ अथॉरिटी अपने नीचे के लेवल्स पे भी डिसेंट्रलाइज कर देती है। इससे टॉप लेवल के पास जो काम होता है वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं रह जाता है, कॉम्प्लेक्स नहीं रह जाता है, और वो मेन इश्यूज़ पर अपना फोकस कर सकती हैं। तो ये हो जाता है हमारा सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट आ जाती है हमारी स्केलर चेन। स्केलर चेन में क्या होता है, जो अथॉरिटी की लाइन होती है वो टॉप टू बॉटम फ्लो करती है। जैसे कि यहाँ आप डायग्राम में भी दे सकते हैं। अब एक बॉस है, उसके पास 2 लाइन्स हैं, मतलब एक टीम्स हैं, एक है BCD और एक है EFG। अगर अब D को कम्युनिकेट करना है G से, ठीक है, तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगी? D C के पास जाएगा, C B के पास जाएगा, B E के पास जाएगा, E F के पास जाएगा और फिर F G के पास जाएगा, तो जाकर वो कम्युनिकेट कर सकती है G से। ठीक है, लेकिन अगर इमरजेंसी का केस है तब वो इस चेन को वॉयलेट कर सकती है, ब्रेक कर सकती है, और क्या वो फॉलो कर लेगी? गैंग प्लान। गैंग प्लान मतलब D जो है वो G से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन ये तभी केस हो सकता है जब इमरजेंसी। प्लस स्केलर चेन, एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ इसका, तो जैसे D को A से बात करनी है, मतलब D को अपने बॉस A से बात करनी है, तो पहले उसको C के पास जाना पड़ेगा, C से उसको C जाएगा B के पास और B जाएगा फिर A के पास, तब जाकर D कम्युनिकेट कर पाएगा A से। लेकिन अगर कोई इस केस में भी इमरजेंसी हो तो D जा सकता है डायरेक्टली A के पास। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, स्केलर चेन एक वो चेन है जहाँ पे जो पाथ फॉलो होता है वो टॉप टू बॉटम पार्ट फॉलो होता है, और अगर टॉप मैनेजमेंट से बात करनी होती है तो हमको बीच के मीडिएटर्स को यूज़ करना पड़ता है। प्लस इसमें जो लोअर लेवल है वो डायरेक्टली टॉप मैनेजमेंट से बात नहीं कर सकता। जैसे कि अगर हमको कॉलेज के चेयरमैन से मिलना है तो पहले हमको किसके पास जाना पड़ेगा? अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास जाना पड़ेगा। फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट किससे कहेगा? डायरेक्टर से कहेगा। डायरेक्टर किससे कहेगा? चेयरमैन से कहेगा, तब जाकर हम चेयरमैन से मिल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ समझ लेना, हम डायरेक्टली चेयरमैन के पास नहीं जा सकते अनटिल एंड अनलेस हमारे पास इमरजेंसी केस ना हो। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो हमारा आ जाता है ऑर्डर। ऑर्डर में बेसिकली मतलब है जो भी चीज़ें हैं उनको ऑर्डरली प्लेस करना। मतलब अगर फर्स्ट एड बॉक्स है तो वो जहाँ उसकी जगह है उसको वहीं पर ही प्लेस करना। ठीक है, चेयरमैन का जो जहाँ ऑफिस है उसको वहीं बैठना चाहिए। ठीक है, तो जो पीपल हैं और जो मटेरियल्स हैं वो अपने सूटेबल प्लेसेस पर ही होने चाहिए ताकि मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव कर सकें। ठीक है, ऑर्डर का यहाँ पर मतलब आप समझिए ना, एक सिस्टमैटिक
तरीके से चीज़ों को रखना, जहाँ उसकी प्लेस है उसको वहीं पर ही रखना, ताकि अगर मेरे को फर्स्ट एड किट चाहिए तो मुझे कन्फ्यूजन नहीं हो या मेरे को पैनिक ना हो कि या ये ना हो कि मैं सबसे पूछती फिर रही हूँ कि मुझे फ़र्स्ट एड किट कहाँ मिलेगी। जहाँ उसकी जगह है, जहाँ उसका जगह बनी हुई है, वो मुझे वहीं पर मिल जाए। इसीलिए ऑर्डर का प्रिंसिपल पेयोल ने दिया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा इक्विटी। इक्विटी का यहाँ पे मतलब है बिहेवियर, मतलब जो भी वर्कर्स के लिए आपका ट्रीटमेंट है मैनेजर्स का, वो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मैनेजमेंट है वो मिसबिहेव कर रही है वर्कर्स के साथ। प्लस हमें इक्विटेबल ट्रीटमेंट करना चाहिए, फेयरनेस ट्रीटमेंट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। ठीक है, मतलब एक तरीके से जैसे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसे केसेस भी हुए हैं कि जहाँ पे मैनेजर जो है वो अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट से। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पेयोल ने ये रूल दिया है ताकि एक सूदिंग एनवायरनमेंट बना रहे। ठीक है, और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन सेक्स, रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, बिलीव एंड नेशनैलिटी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनेल में मतलब ये आ जाता है कि जो भी एम्प्लॉई या पर्सनल आप ऑर्गेनाइजेशन में रख रहे हैं, आप उनको स्टेबिलिटी दें। स्टेबिलिटी से मतलब कि आप उनका ये नहीं कि प्रोजेक्ट ख़त्म हो तो आप उनको विदाउट एनी नोटिस आप उनको टर्मिनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी आप सिलेक्शन करें, ठीक है, वो सिलेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए करें। ठीक है, सो दैट एम्प्लॉय का जो टर्नओवर है वो रिड्यूस कर सकें, एब्सेंटिज़म रेट है एम्प्लॉय का वो आप रिड्यूस कर सकें और अपनी एक गुड ब्रांड इमेज और अपनी एक गुड पोजीशन बना सकें मार्केट में। ठीक है, प्लस इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है, जैसे कि एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग आपने जो कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय के साथ वो 3 इयर्स को कंप्लीट करा है, तो आप कोशिश करें कि आप उसको 3 साल तक उस प्रोजेक्ट में रखें, उसे निकालें नहीं। ठीक है, सो दैट आप एक गुड एटमॉस्फेयर बना पाएँ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को बार-बार निकाल देंगे, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रखेंगे, तो आपको दूसरे एम्प्लॉयज़ लाने पड़ेंगे। जब आप दूसरे एम्प्लॉयज़ लाएंगे तो फिर आपको ट्रेनिंग कॉस्ट उस पर इनकर करनी पड़ेगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ की इन एन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है आपका इनिशिएटिव। इनिशिएटिव में बेसिक मतलब होता है इसका पहल करना। तो जो मैनेजर्स हैं उनको ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि जो वर्कर्स हैं वो एनकरेज हों कि वो आगे आए, इनिशिएटिव लें, अपने आइडियाज़ शेयर करें, अपने प्लान्स शेयर करें, ताकि अगर कोई भी ड्रॉबैक्स हैं किसी भी मेथड में या फिर अगर क्वालिटी नहीं इम्प्रूव हो पा रही है ऑर्गेनाइजेशन की या एक्टिविटीज़ की, तो उसमें इम्प्रूवमेंट ला पाएँ। इट मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब सेल्फ मोटिवेशन का मतलब मैनेजर्स को एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पड़ेगा ताकि जो एम्प्लॉई हैं वो सेल्फ मोटिवेट करके अपने आप पहल करें, अपने आप आगे आएँ और आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करें और नए आइडियाज़ दें, लोगों से घुले मिलें। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक अच्छा इन्वायरमेंट बनेगा और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपने आप को पार्ट समझेंगे किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, सजेशंस दें आके। ठीक है, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी किसके बीच में, वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। नेक्स्ट है लास्ट जो प्रिंसिपल है वो है स्पिरिट द कॉर्प्स। इसका मतलब ये है कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए अमंग द एम्प्लॉयज़। जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो अकेले नहीं कर सकते, ये ग्रुप एक्टिविटी, तो इसमें टीम्स बनती हैं। तो हर एक टीम के मेंबर्स के बीच में और हर एक टीम में एक यूनिटी होनी चाहिए, एक हार्मनी होनी चाहिए, ताकि जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जो मैनेजर्स हैं उसको आई को किससे रिप्लेस कर देना चाहिए, वी से। अपनी कन्वर्सेशन में अगर वो आई वर्ड का यूज़ करेगा तो जो वर्कर्स हैं उनकी माइंड पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन की फैमिली का पार्ट नहीं समझ पाएंगे। तो मैनेजर को आई की जगह क्या बोलना चाहिए, वी बोलना चाहिए, ताकि एक टीम स्पिरिट आए वर्कर्स के बीच में और म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग इमर्ज हो जाए अमंग दी टीम मेंबर्स। तो ये थे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो आई होप आपको समझ में आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कोई भी क्वेरी है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।